पहले तो मुझे नहीं पता कि इंडिया ने इस बारे में क्या कहा है उनको या नहीं कहा, वो तो वो खुद बता सकते हैं। मुझे जिस बात की तकलीफ हुई वो ये है कि कश्मीर में बातचीत का जो पॉइंट था या वो जो आगाज़ था वो सेलेक्टेड की तरफ से नहीं, उसका आगाज़ ट्रंप ने किया, उसको मेंशन ट्रंप ने किया, जबकि वो पाकिस्तान की तरफ से होना चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक है। उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ बड़े लोग आपको दुआएं देंगे, अगर आप ये करेंगे तो आपको बजाय इसके कि आप वहाँ पर जाके अपोजिशन की बातें करें और अपने आप को मज़ीद एक्सपोज करें, आपको मसले कश्मीर की बात ज़रूर खुद करनी चाहिए इससे पहले कि कोई आपके मुंह में वो अल्फाज डाले। तो ये बहुत शर्मनाक है। आपको वो भी याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया साहब ने बुरहान वानी का मुकदमा किस तरह लड़ा था, किस तरह वो तस्वीरें एल्बम बना के वहाँ पेश की थी और किस तरह पहली दफा ये वहाँ पर जो बुरहान वानी का मुकदमा जिस तरह उठाया गया था, जिस तरह वो ओबामा के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें मसला कश्मीर का जिक्र वो जॉइंट स्टेटमेंट में आया था। ये होता है तरीका आवाज उठाने। ये नहीं कि ट्रंप साहब बैठे आवाज उठा रहे हैं या वो पॉइंट उन्होंने रेज किया तो आप आगे थे कि हाँ जी हाँ ये भी होना चाहिए। अच्छा मैडम ये बताइए कि जिस तरह आप कह रही हैं कि आप कोर्ट में भी जाएंगी, एहतजाजी रेडियो की भी क़यादत आप कर रही हैं, आप समझती हैं कि आपको वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो आइंदा क्या राय अमल होगा? जो दूसरी वीडियोस आपके पास मौजूद है वो कब तक दिखाएंगे? वन बाय वन देखें। बात ये है कि इंसाफ मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन होना चाहिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा। कल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स में सुन रही थी, जो हियरिंग हो रही थी, उन्होंने फरमाया कि मुझे हैरत है कि अभी तक अग्रीड पार्टी जो है वो कोर्ट में क्यों नहीं हुई। तो मैं बहुत अदब से ये सवाल उनके सामने रखना चाहती हूँ कि अगर इफ इट वर द अदर वे अराउंड, अगर मेरे बारे में या मियां साहब के बारे में या PMLN के किसी भी मेंबर के बारे में कोई वीडियो सामने आती जिसमें कोई ऐसा एविडेंस होता जिसमें जज को ये कहा जा रहा होता कि आप आइए और आपको हम रिश्वत ऑफर कर रहे हैं या आप ऐसी कोई हमारा कोई साथ दें या उसको प्रेशराइज किया जा रहा होता, और अगर वो कोई हमारा मुखालिफ मंजर आम पे लिया आता तो क्या तभी जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इस चीज़ का इंतजार करता कि अग्रीड पार्टी पहले कोर्ट में जाए? अच्छा मैडम क्या ये 184(3) का मामला नहीं बनता? या तो आप कह दें कि जो वीडियो है वो झूठ है, आप सब जानते हैं कि वो वीडियो सच है और वो वीडियो अवेलेबल है या नहीं। FIA ने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू की है और कल वो जो साहब हैं अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने कहा मैं वो वीडियो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो 40 वीडियोस मैंने बांटी थी, आप सबको याद है ना? एक ऑडियो भी थी और एक वीडियो भी थी। और आपको मैं आज ये बात बता दूं कि उस दिन कोर्ट में ये मेंशन हुआ कि कोई ऑडियो और वीडियो कोई ऐसी है जैसे वो कोई मिक्स हुई है। मैं आज दोबारा क्लियर कर दूं कि वो दो चीजें थी, एक ऑडियो साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि जो जज साहब के करीब नासिर भट्ट साहब बैठे हुए थे उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, इसलिए कि वो करीब बैठे हुए थे, उनको ये डर था कि दूर से शायद आवाज ना आए। लेकिन वीडियो और ऑडियो साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग हुई है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वीडियो की भी आवाज है, ये नहीं कि आप वीडियो की आवाज नहीं सुन सकते, वो दोनों एक ही चीजें साइमल्टेनियसली हुई नहीं। तो पता सबको है कि वो, और अगर वो वीडियो चाहिए तो वो 40 में से किसी एक से वो ऑडियो भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, उसका टेस्ट हो सकता है। एक में उन्होंने कहा कि उसका इलाज या उसका फोरेंसिक जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। आई थिंक पाकिस्तान में जो पंजाब फोरेंसिक लैब चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, उसमें कम से कम ठीक है, बहुत डिटेल शायद उसकी ना सामने आ सके, लेकिन ये जरूर पता चल जाएगा कि वीडियो ऑथेंटिक है कि नहीं, और ये मेरा ख्याल है उसको करा। वन बाय वन करेंगे। मैडम ये बताइएगा कि डॉक्टर अजहान की काबिलियत पर जो है देखिए मैं अच्छा एक बात सुनिए, मेरा आपसे वादा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वन बाय वन करके।
मैं तो हर चीज में मैं तवक्को कर रही हूँ कि मुझे हर जगह घसीटा जाएगा। जिस दिन मैंने वीडियो रिलीज की थी, मैंने उस दिन आपको कह दिया था सबको, मैंने पता नहीं उस आप में से कितने हज़ार उस दिन मौजूद थे, मैंने ये बात कह दी थी कि इसके बाद मेरे पे मुश्किलात आएंगी, लेकिन ये मियां साहब की बेगुनाही का सबूत मुझे आवाम के सामने रखना था। चाहे उस पे मुझे तो ये अंदाजा था कि अब मेरे पे क्रैकडाउन शुरू होगा। और आप देखें उसमें सबसे पहले अगर मैं वीडियो स्कैंडल पे आ जाऊं तो जज के खिलाफ एक्शन हो गया, जजमेंट वहीं की वहीं खड़ी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो सबूत सामने लेके आए हैं बजाय इसके कि उस जज को पकड़ा जाए, उसको कटहरे में खड़ा किया जाए। आप वो जो उन्होंने एफिडेविट दे दिया, ये देखिए मैं लिख के तो मैं कुछ भी दे दूंगी, मुझे कोई कन्फ्रंट करने वाला है ही नहीं। आप बुलाएं जज को कटहरे में, आप देखिए कि वो अपने एक झूठ के साथ एक मिनट के लिए स्टैंड नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जज जो है वो अगर उनको मियां साहब ने या किसी ने भी उनको ड्यूरिंग मुकदमा, जब मुकदमा चल रहा था, उनको अगर ब्लैकमेल किया था या उनको रिश्वत ऑफर की थी, तो जज साहब का फर्ज था कि वो खड़े होके अदालत में मियां साहब जब एज मुल्जिम उनके सामने पेश होते थे, वो खड़ा करके कहते मियां साहब जरा खड़े हो, आपने कल मुझे पैगाम भिजवाया था कि ये रिश्वत ले लें या ये ब्लैकमेल करे थे, आप क्यों ऐसा करें, चलो अरेस्ट करो मियां साहब। वो ये कर सकता था। उसको अचानक वीडियो के बाद याद आया कि मुझे किसी ने ब्लैकमेल किया था या मुझे किसी ने कोई रिश्वत ऑफर की थी, उसका कोई सबूत भी हो। मैंने तो सबूत दिया, मैंने तो इल्जाम नहीं लगाया, मैंने सबूत दिया, तो आप भी सबूत दें। तो इतनी फ्लिमजी उनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि मुझे किसी ने कुछ पिला दिया, मुझे कुछ खिला दिया, हर दफा उनको किसी ने कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया। बड़े वो मासूम आदमी जो खाते पीते भी रहे और फिर खुद उनको अपने घरों में बुलाते रहे, अपनी सरकारी गाड़ी भेज दी और क्या कहते रहे कि आओ मुझे ब्लैकमेल करो, हंस हंस के उनके साथ बात कर रहे हैं, उनको अपने घर में बुला रहे हैं, जाती घर में बुला रहे हैं, अपनी सरकारी गाड़ी भेज के ग्रीन नंबर प्लेट वाली जिसका सबूत मैंने दिया है, उनको बुला रहे हैं और उनको घर में जूस भी पिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, केक भी खिला रहे हैं, खुद घर में आके लाइट्स ऑन करते हैं, नासिर भट्ट साहब के गले मिलते हैं। मैंने सबूत दिया। तो वो क्या ये आपको कहीं से भी लग रहा है कि वो किसी ब्लैकमेलर से मिल रहे हैं? तो झूठ बोलते हुए भी इंसान को थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। झूठ बोलने में भी थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए और बजाय इसके आपके जज को कटहरे में खड़ा करें, आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर में आपने मेरा नाम डलवा दिया, एफआईआर में आपने उन लोगों का नाम डलवा दिया जो साथ बैठे हुए। भाई हमें जब कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, एक 3 दफा के वजीर आजम को बेकसूर जेल में रखा हुआ है, तो हमारे पास और क्या रास्ता रह जाता? मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं की, मुझे तो नासिर भट्ट साहब ने, अल्लाह ताला उनका भला करे, उन्होंने मियां साहब का जब तक वो रिकॉर्डिंग मेरे हाथ में नहीं आ गई, मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग होगी, मैंने आवाम के सामने रखी। तो बजाय इसके कि आप इस बात का सवाल करें कि किसने जज को ब्लैकमेल किया, किसने उनको उनकी वो रिकॉर्डिंग की, किसने उनको मियां साहब के मुकदमे में बुला के ये कहा कि ये फैसला मियां साहब के खिलाफ दो, जबकि उस मुकदमे का जो सुपरविजन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कर रहे थे, तो उनको शिकायत लगाना नहीं बनता था उनको पता नहीं चला कि मियां साहब या कोई शरीफ फैमिली में से या पीएमएलएन में से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप इन चीजों में देखें, इंसाफ तो ये कहता है ना कि जज को बुला के कटहरे में खड़ा करें और उससे ये सवाल पूछें कि तुम्हें किसने ब्लैकमेल किया, तुम्हें किसने कहीं कमरे में बुला के बिठाया और कहा कि ये चाय पियो, हम आते और तुम्हारी वीडियो चला दी टीवी के ऊपर, और जब 2-4 मिनट वो वीडियो कोई चल के, वो वीडियो क्या है मैंने अभी तक नहीं देखी। और आप यकीन करें कि मैं ना वो मियां साहब ने वीडियो देखी है जो उनकी 2002-03 में, कब कहा उन्होंने कि बनी 2002-03 में जो वीडियो बनी थी, ना मियां साहब ने देखी ना मैंने देखी। और ये मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने और मियां साहब ने, जब हमें ये पता चला कि उनकी कोई वीडियो है, मियां साहब जेल में थे उस वक्त, मैंने और मियां साहब ने अल्लाह ताला के सामने ये वादा किया था कि हमारी कोई बेगुनाही का सबूत आए ना आए, जो पर्सनल वीडियो है उनकी, ना हम वो देखेंगे, ना हम उसको कभी इस्तेमाल करेंगे।
ये मेरा और मियां साहब की अल्लाह ताला के साथ होती। और तभी मुझे सुनने में आया है कि उस वीडियो में क्या था, और वो वीडियो दिखा के जज साहब को ब्लैकमेल किया गया मियां साहब के मुकदमे के दौरान। तो असूलन तो पूछताछ ये होनी चाहिए ना कि वो वीडियो किसने दिखाई जज साहब को, किसने कहा कि मियां साहब को फैसला मियां साहब के खिलाफ, किसने कहा मेरे पास तो पास तो ये सबूत हैं, किसने कहा कि एक मुकदमे में छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? उस मुकदमे पे पैनामा का फैसला हुआ है, मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, उस मुकदमे में तुम नहीं छोड़ सकते मियां साहब। और फिर किसने उनको कहा कि 7 साल नहीं, उनको 10 साल सजा होनी चाहिए? किसने उनको कहा कि तुम्हारे जो लीडर है जिसको तुम जाके ये सब कुछ लिखवाते हो, वहां से कौन जाके इंफॉर्मेशन पूरी लेता था कि आज जज ने मुकदमा सुनने के बाद, हियरिंग के बाद अपने लीडर को जाके या अपने जो स्टेनो को जाके क्या लिखवाया? और फिर जज साहब ने कहा कि मेरे पे इतना प्रेशर था कि मियां साहब को, और ये भी उन्होंने कहा कि एविडेंस के अपने पास से डालूं, तो उनको ये कहा गया कि ये जंग के हालात हैं, तो जंग के हालात में कानून अप्लाई नहीं होता। ये सब एविडेंस मेरे पास है, इससे भी ज्यादा है। नाम तो सामने है। मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी ये बात उस दिन अदालत में कही थी कि अगर मैं ये नाम सामने ले आऊं तो कोहराम मच जाए, और मेरे लिए बहुत आसान है। बात को बात करने दें, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूं, लेकिन मेरा मसला कोहराम मचाना नहीं। मैंने सिर्फ उतना एविडेंस सामने में लेके आई हूँ जो मियां साहब की बेगुनाही का सबूत था। मेरी दरखास्त और मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि मियां साहब की उस सबूत के पेश नज़र, मियां साहब की जो सजा है, जो उनको बेगुनाही में हुई है, उस सजा को स्ट्राइक डाउन करें, उस मुकदमे को खत्म करें। रीट्रायल नहीं करना। रीट्रायल किस बात का करना है? रीट्रायल तो तब होता है जब कोई आपको ऐसा लगे कि जी जज के ऊपर कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंस था, तो जज से कोई गलती हो गई, तो ये कोई छोटा इन्फ्लुएंस तो है नहीं। मुझे अगर करने वाले जिन्होंने जज को ब्लैकमेल किया है, मुझे क्या गारंटी है कि कल को जब रीट्रायल के लिए मुकदमा जाए तो उस जज को भी ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा? और जो जज साहब के अपने एडमिशंस हैं, कन्फेशंस हैं, जिनको वो डिक्टेट करा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि मियां साहब के ऊपर एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, मियां साहब के ऊपर एसेट बियॉन्ड मीन्स का भी केस नहीं बनता, उनके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना इल्जाम है ना साबित हुई है, तो इसमें रीट्रायल की गुंजाइश कहाँ से आती है? रीट्रायल में ऐसा क्या नया आ जाएगा जिसके ऊपर रीट्रायल होगा? मैं रीट्रायल, बिल्कुल मुझे रीट्रायल मंजूर नहीं है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश आज फिर आपके सामने हायर जुडिशरी से ये करूंगी कि आपके सामने एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ गया है, आगे बढ़ें, बेगुनाह को इंसाफ दें, जज को कटहरे में खड़ा करें। वीडियो आपको हर जगह से अवेलेबल है, किसी भी सहाफ़ी से आप ले सकते हैं। आप खुद उस वीडियो को बगौर देखें और आप खुद ये बात का अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ के साथ कितनी ज्यादती और उसका केस जो है उसको नल एंड वॉइड करार दें, उनको बाइज्जत बरी करें और उनको रिहा करें। इसके बाद आपकी उन्होंने ये अपने बयान में ये बात कहने दी है, क्या ये बात दुरुस्त है? आपने ये मेरी बात सुनी, आपके ये तो जज साहब से पूछना चाहिए कि वो क्यों मिले। बात दुरुस्त है, ये बात मैं मुझसे अगर कभी ये बात पूछी गई तो मैं जरूर। अच्छा मैडम ये बताइएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि मैंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि वो मियां साहब के जेल जाने के बाद उनको बार बार ये मैसेज भेज रहे थे कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मुझे रात को डरावने ख्वाब आ रहे हैं, और मुझे मैं 2 दफा उम्रे पे जा चुका हूँ। मैं अल्लाह ताला, मैं 1 दफा पहले उम्रे पे गए, फिर उन्होंने मियां साहब को मैसेज भेजा। उस वक्त मियां साहब घर पे 6 हफ्ते की रिलीफ जो इलाज के लिए उनको मिली थी, उस पर वो घर आए थे। उन्हें बार बार ये मैसेज, जब उन्होंने कहा मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, तो मियां साहब ने जवाब दिया, जो बंदा मैसेज लाता था, कि आप मेरे से क्या माफी मांग रहे हैं, आप अल्लाह ताला से माफी
आपने एक बेगुनाह को सजा दे दी है, तो मैं आपको कुछ ना दे सकता हूँ ना ले सकता हूँ, अल्लाह ताला से माफी मांगो। तो फिर वो उम्रे पे गए, उम्रे के बाद वापस आके उन्होंने ये बात की कि मैंने अल्लाह ताला से माफी मांगी, मुझे आप ही मुझे मौका दें, मैं मेरे ज़मीन के बीच मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूँ कि जो जज साहब ने एफिडेविट में लिखा है, जज साहब जो कहानियाँ घर के बता रहे हैं, उनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि मेरे पास उस हर चीज़ का ना सिर्फ जवाब मौजूद है बल्कि सबूत भी मौजूद मैडम सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म से इमरान खान 126 दिन का धरना दिया बगैर किसी वजह के, हुकूमत को गिराने में भरपूर किरदार अदा किया। इस वक्त मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर है, आप ही कह रही हैं मुस्तकिल तौर पे नूर जी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन नाम कभी भी सामने नहीं आते। मियां साहब जेल के अंदर चले गए, नूर जी को दीवार से लगा दिया गया, लेकिन पिक्चर आवाम के सामने आज क्लियर नहीं हो सकी कि वो कौन सी ताकत है जो मुस्तकिल तौर पर अपना किरदार अदा करती है। देखिए, अगर आप मुझे ये कहेंगे तो मैं कभी नहीं, आप बाहर जाके किसी रेडी वाले से पूछें, वो सब जानता है, सब जानता है। आप ये ना समझें, और ये जो अगर वो पब्लिक ये सब ना जानती होती तो किसी को जरूरत नहीं थी कि वो इस तरह से PMLN को विक्टिमाइज करें, और किसी को जरूरत नहीं थी कि वो मरियम नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे बनाए, किसी को ये जरूरत नहीं थी कि वो मियां नवाज शरीफ को जेल में रखे, किसी को ये जरूरत नहीं थी कि वो शाहिद खान अब्बासी को एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करे, किसी को ये जरूरत नहीं थी कि राना सनाउल्लाह के ऊपर मंशियात डाल के गिरफ्तार करे, किसी को ये जरूरत नहीं थी कि जगह जगह जाके कल हल्फनामे साइन कराए हैं पुलिस ने, MLA से, MPS से, जिले चेयरमैन से, कि मैं हल्फन ये इकरार करता हूँ कि मरियम नवाज की रैली में मैं नहीं जाऊंगा। और अगर खौफ नहीं है, अगर अवाम का इतना खौफ नहीं, फैसलाबाद में जो 3 बजे रात को एक अवाम का समंदर निकला था, अगर उसका खौफ नहीं है, अगर जो मंडी बहाउद्दीन में अवाम का समंदर निकला था आधी रात को 1 बजे, जो कि 9 बजे सोने वाले लोग हैं, YBG करने वाले लोग हैं, उस सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के खेतों में जाने वाले लोग हैं, अगर ये खौफ नहीं था तो ये जो मरियम नवाज की आवाज़ बंद कर दी, सहाफ़ियों को उठा लिया, सेंसरशिप लगा दी, रैलीज के ऊपर ग्राउंडों में पानी भर दिया, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ। अब मुझे ये बताएं, कल फैसलाबाद में 5 या 6 हज़ार लोगों के खिलाफ मुकदमा, एक तरफ तो आप कहते हैं मुस्लिम लीग नून की रैलियों में लोग नहीं आते, तो 6,000 पे तो सिर्फ मुकदमा बन रहा है, 6,000 का तो पूरा जलसा हो जाता है। एक मिनट, तो अगर आपको खौफ नहीं है, अगर आपको इस बात का खौफ नहीं है कि पब्लिक को सब पता है, बल्कि एक स्टेप आगे पब्लिक को सिर्फ ये पता नहीं है, पब्लिक बहुत आगे तक जानती है और वो अब नवाज शरीफ के साथ खड़ी। अगर आपको इस चीज का खौफ नहीं है तो फिर आपको ये कंधे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मियां साहब, आपने कहा ना जब धरना था 126 दिनों का, मैं आई विटनेस, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मियां साहब के साथ थी। एक दिन, मैं हल्फन आपको बता रही हूँ, एक दिन मियां साहब ने इमरान खान की स्पीच नहीं सुनी। वो होता है ना, इंसान टीवी पे बैठा होता है कि मेरी हुकूमत को इतना खतरा है, मेरे दरवाजे के बाहर, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर आके डेरा लगा के बैठे हुए थे और हर रोज स्पीच करते थे और मीडिया लाइव दिखाता था। एक दिन मियां साहब ने उसकी स्पीच नहीं सुनी, वो स्पीच लगी होती थी और वो आराम से गुजर के अपने कमरे में चले जाते थे और जाके रेस्ट करते थे। तो मैं उनको कहती थी आप स्पीच क्यों नहीं सुनते? वो कहते हैं ये टाइम मेरे पास नहीं है ये ज़ाया करने की। तो कोई खौफ नहीं, पब्लिक पीछे खड़ी थी, उसके साथ पब्लिक नहीं थी, मियां साहब के पीछे पब्लिक खड़ी थी, उनको पता था, वो कॉन्फिडेंट थे, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं था। इसलिए ना मीडिया पे सेंसरशिप की, ना कैमरा के जरिए हदायत जारी करवाई, ना ये कहा कि किसी कन्विक्ट की जो है वो कवरेज नहीं हो सकी। बाकी कॉन्विक्ट्स की कवरेज होती है, सिर्फ मरियम नवाज की कवरेज नहीं हो सकती। मैडम, आपको 31 जुलाई को जो है नैब ने तलब किया है, तो आप कोर्ट में भी गई थी, तो आप नैब के सामने पेश होंगी अपनी तो ये इसी के साथ देखिए, मैं पेश हो जाऊंगी, जरूर हो जाऊंगी पेश में, देखूं तो सही। अब ये जो एक अभी कल परसों स्ट्राइक डाउन हुआ है मेरे खिलाफ, जो 1 साल बाद अचानक नैब की याददाश्त वापस आई थी, तो जाके देखूं तो सही इस वक्त कौन सी याददाश्त वापस आई है। 1940 की आई है, 1950 की आई है, 1960 की आई है, 1970 की आई है, तो देखना पड़ेगा। अच्छा मैडम, ये बताएं कि डॉक्टर अदनान की अहलियत के ऊपर सवाल उठाया पंजाब गवर्नमेंट ने कि वो देश के डॉक्टर नहीं है बल्कि MBBS डॉक्टर हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो कब लेके आएंगे सामने?
डॉक्टर खान की एमडीएस पे सवाल हो रहा है, ये क्या मजाक है, क्या मजाक है? डॉक्टर एक मिनट, डॉक्टर खान एक बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है और इन्होंने पीएचडी भी की हुई है। मैं इनका सीवी यहाँ पे नहीं गिनवा रही, लेकिन ये मियाँ साहब का हक है, उनकी सवाबदीद है कि वो 15 साल से जिस डॉक्टर के ऊपर उनको एतमाद है, जिस डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी हुई है, जो डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज किया है इन कनेक्शन विद हिज ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, बोर्ड जो बाहर उनका बना हुआ है उनके साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब गवर्नमेंट को इस किस्म के फजूल एतराज़ात करने चाहिए। उनके पास जब कोई और बात नहीं होती तो ऐसी बातें लेके आ जाते हैं। और आपने जहाँ तक दूसरी वीडियोस का कहा है कि मेरी बात सुनने मैंने पहले भी ये बात की कि अगर मैंने लड़ाई करनी होती, मैंने कोई ऐसी डर्टी गेम खेलनी होती तो मैं वो वीडियोस सामने लिया। मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटीरियल है, उसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम हैं जिनको जो मैं जहाँ जहाँ से हो सकते थे उनसे सब अच्छा मैडम ये बताइएगा, तो मैं जिम्मेदार शहरी, मुझे मैं इमरान खान नहीं हूँ कि अपनी गंदी कारकर्दगी को छुपाने के लिए इदारों को बीच में घसीटूं और इदारों को बदनाम करूं। तो मैं इस चीज़ को, इसके ऊपर बड़ा मैंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, मैंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई पॉइंट लाना चाहिए, कोई मोड़ ऐसा आना चाहिए कि मुझे वो सब बताना पड़ेगा। अच्छा मैडम लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये सारी बात जो है ना, पर्दों के पीछे क्या होता है, पर्दों के पीछे क्या खेल खेला जाता है, अगर इसके बारे में कोई चीज सामने आती है तो वो 22 करोड़ आवाम के सामने जरूर रखी जाए। बुक लिखने ही आप मैं देखूंगी जब फरागत होगी तो बुक लिखने का मैं बताएं कि आपने अपना मुकदमा वीडियो दिखा के अब आपके सामने रख दिया, वेरी गुड, आवाम को बिल्कुल पता चल गया, लेकिन अल्टीमेट रिलीफ आपको फिर वही कोर्ट से मिलना है। यहाँ सब अंदर है, सेहत भी खराब है, तो क्या आपका दिल क्या आपके कोर्ट पे जाना चाहिए आपको ताकि वो बाहर आ सके? मैं आपको इस चीज का जवाब दे चुकी हूँ। ये जो 3 पिटीशन हुई थी, इनमें से 2 बड़ी मिस्टीरियस किस्म की पिटीशन थी, जो हर दफा मियाँ साहब के खिलाफ वही बंदा कहीं से अचानक निकलता है और उसने कोई झूठी मूठी पार्टी बनाई थी, वो अचानक निकलता है और किसी के कहने पे वो पिटीशन दायर हो जाती है और 24 घंटों के अंदर वो पिटीशन टेक अप हो जाती है। तो मामला तो उनके सामने है ना, या मेरे दरखास्त देने से मामला सामने आएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इसका ऑपोजिट होता, कोई चीज मेरे खिलाफ होती, तो क्या लीग पार्टी का अदालत में जाने का इंतजार होता? इस वक्त मैं जेल में बंद होती। इंसाफ का मयार सबके लिए एक ही होना चाहिए। मैं इस मुल्क की बेटी हूँ और जो जजेस हजरात हैं उनकी अपने घरों में भी बेटियां भी हैं, तो उनको ये इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि एक बेटी अपने बाप के लिए और एक पाकिस्तानी 3 दफा के वज़ीर आज़म के लिए इंसाफ मांगती है। अच्छा मैडम ये बताइएगा, आपके दाएं और बाएं पाकिस्तान के जो है सीनियर 3 सियासतदान बैठे हैं जी, कौम की कंफ्यूजन ये दूर करते हैं कि इमरान खान को सिलेक्ट किसने किया, अमेरिका कौन सऊदी कोई अरब किसी और ने, तो इसलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं कि सिलेक्ट किसने किया। सॉरी, कौम को कोई कंफ्यूजन नहीं। जब कौम को ये पता है कि एक मिनट, जब कौम को ये पता है कि कौम ने उनको इलेक्ट नहीं किया, तो उनको ये भी पता है कि उनको किसने सिलेक्ट किया। एक यार माइक पे बोलने दें। अभी आप अपने वालिद का हेल्थ के इशू की बात कर रही है, आप जजमेंट के हवाले से बात कर रही है। अगर 31 तारीख को लोगों को तलब किया गया, अगर कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा बन गया कि नैब आपको कहती है कि ऐसी सूरत में इन योर एक्सेस, मैं आपके पास कुछ नहीं, मिसाल दे रहा हूँ, नहीं ये मिसाल भी नहीं बनती, उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा इन योर एक्सेस आपकी सेकंड ईयर जो है
चौथा आएगा। मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अवामी जमात है जिसकी बहुत बड़ी अवामी सपोर्ट है, तो सच तो रुकने वाला नहीं है। किस किस को बंद करें, सच तो रुकने वाला नहीं। और अगर किसी को ये जोन है, उसको अपनी ताकत और उसका इतना जोन है कि वो की आवाज बंद कर सकता है, वो सच को रोक सकता है, तो मुशर्रफ का हाल सारी दुनिया के सामने। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं उसको भी अपने इतना ही जावेद राशि साहब आपने बयान किया था कि जब ये तहरीक इंसाफ में गए थे तो इमरान खान ने आगाह किया था कि जजों के जरिए ये मोहम्मद नवाज शरीफ को हटाया जाएगा, तो क्या सब कुछ वही हुआ जो जावेद राशि साहब ने बताया? उनके अशोक तो खुद ही कमेंट कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा था जमाना को देख रहा हूँ, 3 साल के अंदर मुझे मज़ीद बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा था वही हो रहा है या नहीं हो रहा। हर मौजूदा जजेस भी है, मैंने उस दिन परसों सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है चीफ जस्टिस साहब के सामने कि जनाब वाला जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर खड़ा होके कहा हुई बात। मैं चूंकि उस वक्त से इमरान खान का सदर भी था, उनका मैं पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन भी था, मेरे सारे सामने उन्होंने जो बातें की थी मैंने उससे इख्तलाफ किया था। और मैं आपको अर्ज कर दूं पूरी जो उनकी हाई कमान थी उस सब ने कहा था इमरान खान इस तरीके से करेंगे तो हम पपेट बन जाएंगे, हमें लोग सिलेक्टेड तो कहेंगे। आज मैं कहता हूँ मेरा कहना मान लेते, आज जितना सिलेक्टेड की गाली सुन रहे हैं, मैं उनको कहता था इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनो, उनको शौक था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो गाली सुन रहे। कौम किसके साथ खड़ी थी उस वक्त भी? मियां नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है वो कभी न लीडर थे। आप मुझे बताएं अमेरिका के अंदर भी बैठ के मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के बारे में इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ये क्या है दुआएं मांगने वाला, दुआएं मांगने वाले तो शाहूद को लेके गया, मुझे भी लेके जाता। दुआएं मांगने वाले तो हम खुदा का नाम मानो, ये दुआएं मांगने वाला है। तो बात ये है कि एक बात अमेरिका के सदर ने स्टैंप लगा दी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी रिस्पेक्टफुल नहीं थी, ताबेदार नहीं थी, वो हमें कबूल नहीं थे, हमने उनका पैसा बंद कर दिया था, इनको पैसा देंगे, इनको चूरी भी खिलाएंगे क्योंकि ये हमारे मियां मिठू हैं। और आप ये देखिए कि इन्होंने जो बात की, मुझे पाकिस्तानी होते हुए मेरा सर शर्म से झुक गया। सिलेक्टेड साहब बैठा हुआ था और ट्रंप उसको ये कह रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने बातें नहीं मानी और अब अगर गवर्नमेंट एक ऐसी आई है तो इमदाद जो है वो दोबारा कर सकती है। और सिलेक्टेड होता है और जहाँ ताकत बोल रही होती है उसका उसकी मजाल नहीं कि उस ताकत के आगे बोले, वो सर झुका के बैठे बड़ा मीक सा और नो रिस्पॉन्सिव। मैडम ये बहुत जरूरी सवाल है, मैं पहले भी करना चाह रहा था। आपने मियां साहब पे यहाँ पर पाबंदियां वापिस आएंगे, पीएम साहब से टीवी एसी सब आलमी इदारों को मुखातिब किया जाए। दूसरी तरफ एक बात सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट है कि आप एंटी जुडिशरी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट आपको मैंने कौन सी एंटी एक मिनट अब आप मुझे बताएं कि मैंने एंटी जुडिशरी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या बात की, जरा बताएंगे। वो एंटी जुडिशरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, इसी वजह से पब्लिक आ नहीं पा रहा नहीं, लेकिन वो एंटी जुडिशरी वीडियो है, वो एंटी जुडिशरी वीडियो है। लेकिन मेरा तो नहीं है, जिन्होंने फैसला करना है मुझे सब कुछ नहीं एंटी जुडिशरी वीडियो नहीं है वो एक पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जा रहा है ना, और सदियों से और वो 70 साल से पीछे से खेला जा रहा है, वो उसको एक्सपोज करता है। और आप उसको अगर आप जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, वो है एंटी इंस्टीट्यूशन, जो उसको
ये कहते हैं कि इसकी तस्दीक करो, ये धब्बों को मिटाओ, वो एंटी नहीं है, वो प्रो है। वो चाहते हैं कि जुडिशरी की जो ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसका जवाब दिया जाए और जुडिशरी को भी रेस्क्यू किया जाए। जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहे हैं, जो इदारों पे इल्ज़ाम लग रहे हैं इमरान खान की सपोर्ट के, वो इमरान खान की सपोर्ट जो है ना वो एक सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट है। तो आप इदारों को उसकी सपोर्ट के अंदर ला के आप बाकी पाकिस्तान से डराएंगे इंस्टीट्यूशंस को। मुझे ये बताएं कि अगर कोई भी इदारा ये फील करता है, मुस्लिम लीग नून के करोड़ों वोटर्स हैं, करोड़ों, अगर वो ये फील करेंगे कि इदारों के बलबूते के ऊपर, इदारों की ताकत के ऊपर हमारी लीडरशिप को, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सामने इदारे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान ये वोट कर सकते हैं? इदारों को तो बिल्कुल अवाम वर्सेस इदारा सिचुएशन नहीं आती। इस वक्त मीडिया पूरी दुनिया में एक छोटा स्तून होता है। पाकिस्तान में मीडिया में जिस तरह सेंसरशिप लगाई गई है, आप क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो किरदार है वो कितना ज्यादा उसका कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कितना ज्यादा उसकी अहमियत होगी, और आपकी जमात क्या सोशल मीडिया के ऊपर मजीद काम करेगी? क्योंकि मीडिया में तो मुकम्मल सेंसरशिप है। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इनकी अनकरीब गिरफ्तारी हो सकती है। आपके पास क्या समझते हैं कि इस तरह का हुकूमत का कोई लाहेमल आपको नजर आता है? और आपकी पार्टी की क़यादत कौन करेगा उन हालात में? ये सब क़यादत बैठे इंशाअल्लाह ताला क़यादत करने वाले काम नहीं, और आप गिरफ्तारियां कर करके थक जाएंगे, क़यादत करने वाले काम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जगह नंबर 1 और नंबर 2 मैं नहीं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उस दिन फैसला में यही कहने लगी थी कि फैसलाबाद के अंदर आपको, आप जानते हैं, आप बोले ना बोले एक अलग बात है, लेकिन आप जानते हैं कि वर्स्ट हथकंडे इस्तेमाल किए इन्होंने। मेरी रैली जो थी उसमें जब मेरी गाड़ी आगे निकल गई तो मेरी गाड़ी को गुजार के रैली को ब्लॉक कर दिया, पीछे से रैली काट दी, और यकीन माने आधे घंटे के अंदर रात के 1 बजे रैली दोबारा रेड हो गई और लोग आ गए। तो ये गिरफ्तारियों से लोग नहीं डर रहे, लोगों को ये पता है, कारकुनों को ये पता है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन वो दीवाना बाहर आ रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ना उन्होंने अपने फैसले अपने हाथ में ले लिए, तो उस वक्त से डरना चाहिए जब वहाँ अपने हाथ में फैसले ले। और मीडिया की जहाँ तक आपने बात की ना, ठीक है, सोशल मीडिया एक हो सकता है सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं सबसे पहले तो इसी बात के खिलाफ हूँ कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वो प्रिंट मीडिया हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं। अगर आपको किसी चीज का खौफ नहीं है तो आप पाबंदियां नहीं लगा सकते। पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ खौफ में लगती है। तो मैं तो इस चीज की ना सिर्फ मजम्मत करती हूँ, बल्कि मैं मीडिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ, हाउसेस को, कि खुदा के वास्ते खड़े हो। अगर तुम डरोगे तो आपके ऊपर से पांव रखेगी, गुजर जाएंगे। आप लोग सब इकट्ठे हो और आप लोग आइन का, कानून का सहारा लें। कोई आईनी कानूनी चीज जो है ना वो आपकी इस बात को, आपके ऊपर पाबंदियों को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो आप पॉलिटिशियंस को तो कहते हैं